नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की फिलहाल अमरावती राजधानी कहलाती है, लेकिन अब ये राजधानी विशाखापट्टनम होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। इससे पहले अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करते थे, लेकिन अब ये बदल दिया गया है। विशाखापट्टनम नई राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की। सीएम की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। इस की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। तो वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7%। सर्वे में कहा गया कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वे के मुताबिक PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सर्वे में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अनुमान, महंगाई दर अनुमान, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे की जानकारी भी शामिल होती है। तो आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देकर इसकी आज शुरुआत की गई और बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। बैठक सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। ये एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही हैं, तब ये लोग नए सपने देखने में सक्षम भी हो पा रहे हैं। आदिवासी गौरव के लिए मेरी सरकार ने अभूतपूर्व फैसले लिए। नॉर्थ ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की नई गति का अनुभव कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी है। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। आप इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक की मदद दी गई। इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, सोयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की कवरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। किसानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना से लेकर फसलों के MSP में वृद्धि करते हुए मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है
जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही है तो ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पाए। अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम, अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं रेप केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। शिष्या से रेप के मामले में सजा का ऐलान गांधीनगर कोर्ट की तरफ से किया गया है। 2013 के रेप के मामले में यह सजा का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। एक महिला ने आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाली महिला तब आश्रम में ही रह रही थी। मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की। केस में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपी थे। आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया। कोर्ट ने मामले में दोषी माना है आसाराम को और आसाराम को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गोली मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में जांच की और जांच में सामने आया कि धमकी देने वाला शख्स मुंडका इलाके का है, जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। राजधानी दिल्ली में लोग जरा सी बात को लेकर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके का है, जहां पर 2 परिवारों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर जबरदस्त झड़प हो गई। झड़प के बाद मामला आपसी सहमति से निपट गया, लेकिन उसके बाद एक परिवार के पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग गली में इकट्ठा हुए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गनीमत रही कि गली में रहने वाले लोग इस फायरिंग में बाल बाल बच गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में एक किशोरी के अंग चोरी होने से हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी बेटा की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने पेट से अंग चोरी कर उसमें पॉलिथीन भरकर शव को परिजनों को सौंप दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। हल्की सी पेट में दर्द थी लड़की के, और उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। हम तैयार हो गए और थोड़ी सी गांठ निकलेगी उन्होंने बताया, और 2-3 घंटे में होश आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी जो है चाल एक भी चाल चलते रहे, कभी दवा मंगा रहे, कभी इंजेक्शन मंगा रहे, इस तरह। बिहार में मधुबनी जिला के जटही पिपरौन बॉर्डर पर शालिग्राम शिलाएं पहुंचते ही राम भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। बता दें कि नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं। इनसे श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को ट्रक से सड़क मार्ग से अयोध्या भेजा जा रहा है। रास्ते में इन शिलाओं के दर्शन और स्वागत के लिए भी लोग काफी संख्या में जुटे हुए हैं। एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरे का 14 टन है, यानी दोनों शिलाओं का वजन करीब 40 टन है। बिहार के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में हंगामे के बीच 780 करोड़ 4 लाख रुपए घाटे का वार्षिक बजट पेश किया गया। बजट में त्रुटि को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और सत्र नियमित को लेकर भी सदन में हंगामा हुआ, जबकि सदन के बाहर आईसा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सीनेट की बैठक के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की सीनेट की 780 करोड़ 4 लाख 84,697 रुपये घाटे का
बजट जो है उसको पास किया गया, अप्रूव किया गया विथ सम्स करेक्शंस। कहीं कहीं जो गलतियां हैं उसको हम लोग सुधार कर सकते हैं। हम लोग सिंडिकेट का विरोध करने आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ छात्र हितों की बात ही नहीं होती है। कई हमारे सामने कई उदाहरण है कि सिंडिकेट के पद को सिंडिकेट के पद को एवं प्रिंसिपल के पदों को बेचा जा रहा है और कुलपति यहाँ लूटने के लिए विश्वविद्यालय। अगली खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज में छात्राओं ने जमकर बवाल काटा और कॉलेज के प्रशासनिक भवन में ताला लगा दिया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में कोई भी काम समय से नहीं होता और परीक्षा फॉर्म के बदले पैसे मांगे जाते हैं। उनका कहना है कि जो पैसे दे देता है उन्हें तुरंत फॉर्म दे दिया जाता है। इन छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। यहाँ पे बीए पार्ट 2 का फॉर्म अप्लाई करना है, पार्ट 2 थर्ड दोनों का, और यहाँ पे जल्दी काम भी नहीं करती है और प्लस में और हम लोग 8 बजे से आज तो 8 बजे आए हैं और जो बैठे कि सुबह में जल्दी सा सारा काम हो जाए तो हम लोग चल जाएंगे। हम लोग जल्दी नहीं काम करेंगे। 500 रुपया देंगे ना, अभी एक लड़की को फॉर्म मिलेगा, पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी घूस ले। अगली खबर बिहार के वैशाली से, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने वाली एक कंपनी के वेयर हाउस में घुसकर 5 लाख रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। गोदाम वेयर हाउस खोल के अंदर जैसे गाड़ी लगा के ऑफिस टेबल के पास जा रहे थे, तो फिर हमको लगा मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया, तो मोबाइल लेने के लिए जैसे ही गाड़ी की तरफ हम गया तब तक देखे कि इधर 2 आदमी आके आनंद सर के साथ हाथापाई करने लगे। जैसे आनंद थोड़ा आवाज़ आया तो पीछे घूम गया। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ से एक आदमी दौड़ के मेरे तरफ आया और हमसे हाथापाई करने लगा। ठीक है, फिर हमसे हाथापाई करके हमको धक्का देके गिरा दिया, फिर उनके तरफ दौड़ के गया, फिर उनके पास से बैग उठा गया, दोनों फिर निकल गया। आज सुबह जब हम आए वेयर हाउस तो इसमें मेरे पार्टनर हैं, उनका एक सुपरवाइज़र है, तो चाबी उन्हीं के पास रहता है और हम 5-10 मिनट पहले आए थे और चाबी का वेट कर रहे थे खुलने का। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोले हैं और उनके बोलेरो से थे तो बोलेरो लगाए हैं और वो हम भी अपना बैग लेके लैपटॉप अपना चार्जर खोल रहे हैं, लैपटॉप लगाए हैं, चार्जर लगा ही रहे हैं। तब तक में 2 गन लेके, एक लड़का के पास गन था, एक ऐसे खाली था, 2 गन मेरे इसमें सिर में जो है सटा दिया और वो कैश मांगने लगा। हम बोले कि मेरे पास कैश तो नहीं है, आपको और जो कुछ लेना है वो ले सकते हैं, मेरे पास कैश नहीं है भैया, लेकिन गन मत चलाना, और जो लेना है ले लीजिए, कैश नहीं है मेरे पास, कैश यहाँ नहीं रहता है। और उसके बाद फिर इसका बैग था, बैग लेके वो लोग सीसीटीवी से का तार खोल के। अगली खबर बिहार के सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से, जहां पुलिस ने पिकअप वैन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है, लेकिन गांजा तस्कर पुलिस को देखते ही अपना वाहन छोड़कर फरार हो गए। बरामद गांजे का कुल वजन 88 किलो बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांजा तस्कर सासाराम से गांजा बक्सर ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और गांजा से भरी हुई पिकअप वैन को जब्त कर लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिहार के औरंगाबाद में एक असंख्य पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बुलेट की किस्त न भरने पर गुस्से में आकर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामला रफीगंज थाना क्षेत्र के खंडवा गांव का है, जहां 2 लड़की वालों ने शादी में किस्तों पर दूल्हे को बुलेट दी थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद बुलेट की किस्त की रकम लड़की पक्ष ने नहीं भरी तो बाइक एजेंसी के कर्मचारी बाइक वापस लेकर चले गए। इसके चलते गुस्साए पति ने अपनी पत्नी को गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना दहेज के चक्कर में बेटी को जान लिया, कहा गया 25 लाख रुपया लेके शादी किया, मेरा बेटी को कहा गया और दहेज चाहिए, बाप बेटा को, सास को और चाहिए दहेज और पैसा चाहिए, कहाँ से मैं पैसा ला। दहेज को लेकर गला दबा के मार दिया गया।
घटना कहाँ का है? घटना खड़वा गांव का है, रफीगंज। आप कौन हुए? मैं लड़की का भाई। एक दिन पूर्व क्या हुआ था? एक दिन पूर्व गाड़ी को फाइनेंस लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसमें हम गाड़ी को खिंचवा दिए थे। उसके दूसरे दिन इन लोग मिलकर मर्डर कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 फरवरी को मुंबई दौरे पर आ रहे हैं और अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी अंधेरी ईस्ट में दाऊदी बोहरा समुदाय की अरबी एकेडमी के उद्घाटन समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी बोहरा समुदाय के परम पावन सैयदना मुफद्दल शैफुद्दीन के साथ मंच साझा करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को मुंबई आए थे, जहां उन्होंने कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 2 लोगों ने एक महिला के साथ रेप किया, जिसके बाद दरिंदे महिला को ट्रेन में ही छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक रिक्शे में बैठी थी। रिक्शा चालक उसे घर ले जाने की जगह एक सुनसान जगह ले गया और एक शख्स के साथ मिलकर उसने महिला के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा अभी भी फरार चल रहा है। साल की महिला अपना काम करके घर जाने के लिए वहाँ रिक्शा के लिए खड़ी थी। रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए 2 युवा वहाँ आए जो पहचानने वाले नहीं थे। तो उनको मालूम पड़ा इन रिक्शा ढूंढ रही है लड़की। तो फिर उनके पास जाके बोले रिक्शा चाहिए क्या? तो रिक्शा का बहाना करके वो लड़की को साथ ले लिया और फिर जहाँ कोई लोग नहीं है वहाँ लेके उसको धमकी दी कि अगर तू हमारे साथ नहीं आई तो तुमको जान से मार डालेंगे। और लड़की डर गई। तो उन्होंने वो लड़की को न्यू पनवेल के एक पंचशील नगर झोपड़पट्टी, वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ उसको टेरेस पे लेके जाके उसके साथ अति प्रसन्न। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कार और बस की जोरदार टक्कर हुई और इस घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल भी हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर झारखंड के रांची से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बता दें कि ये सभी लुटेरे खुद को एसीबी और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का अधिकारी बताकर ट्रक लूटा करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कोयला लदे हुए ट्रक और एक कार भी बरामद की है। 25 तारीख को रात में कपिल ढाबा है हम लोग का नामकुम थाना क्षेत्र में, वहाँ पे एक कोयला लदा हुआ ट्रक था और उसका ड्राइवर वहाँ अरेस्ट कर रहा था। उसी क्रम में एक छोटी गाड़ी के पर जेस्ट गाड़ी थी, उस पर 3-4 लोग आए और उस गाड़ी पर बोर्ड लगा हुआ था मानवाधिकार, और उन लोगों ने उसको कहे कि तुम्हारे पास गाड़ी का कागज़ दो, कोयला का कागज़ दो। इसने दिखाया तो बताया कि ये गड़बड़ है कागज़। ढूंढ के कल निकाला गया इस गाड़ी का। 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। पैरा नेशनल रेसिंग में हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले नितेश ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड और 100 मीटर में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने नितेश का ढोल और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नितेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और कोच को दिया। नितेश के कोच का कहना है कि यह नितेश की मेहनत का परिणाम है कि उसे आज ये सफलता हासिल की है। 400 मीटर में तो गोल्ड मेडल लिया है और 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। कौन से खेल थे? नेशनल थे, पैरा नेशनल रेसिंग में। हाँ। अच्छा, इतनी मेहनत आपने करी है, किसका श्रेय आप मानते हैं? मैं अपने मम्मी पापा, कोच। 400 मीटर में तो गोल्ड मेडल लिया है और
जम्मू के पटनी टॉप में भारी बर्फबारी हो रही है और पटनी टॉप बर्फ की सफेद चादर में गुलजार हो रहा है। इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश के कोने कोने से पर्यटक बड़ी संख्या में पटनी टॉप पहुंचे हैं। पर्यटक बर्फबारी में मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक पटनी टॉप में यहाँ बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। आप चारों तरफ देख पा रहे हैं कि पर्यटक बेहद ही ज्यादा खुश हैं और इतनी सारी बर्फ देखकर बेहद एक्साइटेड हैं। यूपी, बॉम्बे, दिल्ली से बहुत अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर हैं। सर कहाँ से आप? मैं लखनऊ से हूँ, यूपी। लखनऊ से आए हैं आप। सर कितना यहाँ पर एंजॉय कर पा रहे हैं? बहुत ज्यादा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इतना मजा आएगा यहाँ पे। फर्स्ट टाइम बर्फ देखी हमने। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? Oh, very nice, very beautiful now. Today is very nice climate. सोचा था कभी कि इतनी ज्यादा बर्फ एक साथ देखने को मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। आज बहुत अच्छी बर्फ है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, तो क्या लग रहा है कि वाकई में ये जन्नत है? Damn, that's right. बिल्कुल जन्नत की तरह सजी हुई है, बर्फ चारों तरफ फैली हुई है, बहुत सुंदर नजारा है। अगले सीजन में फिर से आना चाहेंगे? बेशक। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ खास नहीं, पर बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ताजा बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं और स्केटिंग कर रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मध्विक है। मध्विक, आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। यहाँ बर्फ में कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ। पहले इतनी ज्यादा बर्फ देखी थी? नहीं देखी थी, कभी भी नहीं। अगली बार फिर से आना चाहोगे? जरूर। बर्फ में खूब मजा आ रहा है आपको? हाँ। एक गुड़िया भी मेरे साथ है, आपसे भी जानना चाहूंगा। आपका क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम तरुषी है। तरुषी, आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। आपको कितना मजा आ रहा है बर्फ में? बहुत। कुछ कहना चाहेंगी? इतनी बर्फ पहले कभी देखी थी? बिल्कुल नहीं। अब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। इससे पहले ये बर्फ आपने कहाँ देखी? टीवी में देखी थी? यस। आज अब लाइव देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और आप समझ पा रहे हैं कि बच्चे कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कितने ज्यादा लोग यहाँ पर खुश हैं और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी आज यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर ओलंपिया जिम में अचानक से भीषण आग लग गई और आग लगने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल वहां मौके पर पहुंची हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। बादशाह नगर इलाके की ये घटना आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अचानक ये भीषण आग लगी है और आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस कदर आग जो है वहां पर लगी हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम हालांकि वहां मौके पर मौजूद है और इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दूं कि महानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओलंपिया जिम आता है, जो बादशाह नगर क्षेत्र में आता है। उसमें आग लगी थी और आग लगने के कारण जो जिम के अंदर लोग मौजूद थे, वो धुएं के कारण उनको परेशानी हो रही थी। आनंद फानंद में जो है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, हाइड्रोली लगाई गई, जिसके माध्यम से 15 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। एक आदमी धुएं और आग के कारण झुलस गया था, उसको सिविल अस्पताल भेजा गया है। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इलाज के दौरान जो घायल अवस्था में सिविल अस्पताल भेजा गया था, उसकी मौत हो गई है। फिलहाल जो है फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है और राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ चलाया गया, जिसके कारण जो है 15 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। उसके साथ साथ धुएं का अंबार इतना है कि पूरे बिल्डिंग में फैल गया है, जिससे बिल्डिंग के सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है ताकि कोई जनहानि ना हो पाए। फिलहाल देखना होगा कि आग जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ई रिक्शा खड़ा था, उसकी बैटरी फटने की वजह से आग लगी थी और आग इतनी ज्यादा जल्दी पूरे बिल्डिंग को अपने गिरफ्त में ले ली थी, जिसके कारण पूरे बिल्डिंग में धुआं भर गया है और धुएं के कारण लोगों को बाहर निकाला गया है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य खत्म हो चुका है, आग पर काबू पा लिया गया है। देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में फायर ब्रिगेड की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ओलंपिया जिम के पास फायर एनओसी थी कि नहीं थी, उसके अलावा बिल्डिंग के पास जो है फायर एनओसी थी कि नहीं थी, साथ ही साथ जो मानक है उनका पालन किया गया कि नहीं किया गया। जी, जिस तरीके से ये आग लगी, क्या इसके पीछे कुछ कारण अभी तक पता लग पाए हैं नीलेश? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ई रिक्शा की बैटरी फटने की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय है, फायर विभाग के अधिकारी जांच करेंगे कि आखिर आग लगने का कारण क्या रहा है। अब देखना होगा कि जब जांच होगी तो जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा और कौन ऐसे जिम्मेदार लोग होंगे जिनकी लापरवाही के कारण इतनी जो है आग लगने की ये घटना सामने आई और 15 लोग अंदर थे, जिनको अग्निशमन विभाग के लोगों ने
तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, आग पर काबू पा लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।